के थोड़ी सी आउटलाइन पे बात कर लेता हूँ। सबसे अच्छी जानकारी आप ही के पास है, सबके पास है। मैं उसको केवल स्मरण कराऊंगा, अब मैं उसमें दोबारा क्या बोलूँ। लेकिन ये एक शुरुआत करता हूँ कि हम सबके सामने यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन समय कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए और ऐसे में जलराशि का उपयोग होना चाहिए। तो उन्होंने नदी जोड़ों की कल्पना दी थी और नदी जोड़ों के माध्यम से एक बड़ा विराट उनका अपना दर्शन था। सच मानो तो उस समय कई लोगों को लगा भी था कि ये संभव है क्या, ये तो प्रकृति जन्य है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसी बात को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा जब हमारी मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि मोहन जी ये बहुत अच्छा उम्दा आइडिया है, इस पर बढ़ना चाहिए और हमारे राज्यों के अंदर कतिपय कारणों से ये उलझते हैं मुद्दे बिना बात के, और ये जल तो अपने आप रोको, उपयोग करो, अच्छी बात है, अन्यथा उसका अपनी गति है, वो समुद्र से जो उनका नियत मिलन स्थल है वहाँ तक जाएगा, लेकिन लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने भी उस बात को उनकी बात को गौर से समझते हुए हमने कहा कि अड़चन क्या है, उलझन क्या है। उस उलझन को समझते हुए पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट था केन बेतवा। अब केन बेतवा से शुरू करता हूँ। केन बेतवा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी के समय भी वो हमारा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था, लेकिन फॉरेस्ट की लैंड टनल के कारण से, उसकी लागत बढ़ने के कारण से और आपस में कुछ विभागों के तालमेल के कारण से अटक रहा था। हमने इसको गंभीरता से आगे लिया और रिजर्व फॉरेस्ट का जो इलाका था उसमें टनल बना करके और पूरे प्रोजेक्ट पे दोबारा 3-4 मीटिंग हमारे यहाँ की, और जब उसकी लागत, ये बात सही कि बड़ी लागत बढ़ रही है और केवल 10% राशि हमारी लगेगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, बाकी 90,000 करोड़ की राशि भारत सरकार देने वाली। तो ऐसे में पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी थे, बाद में अभी पाटिल जी है, CR पाटिल जी के साथ हमारी 3-4 मीटिंग हुई। मुझे इस बात का संतोष है, न केवल हमने इस समस्या का समाधान किया बल्कि सीमित समय में उसके टेंडर लगा करके आज आपके बीच में डिस्क्लोज कर रहा हूँ। यहीं से बात शुरू करूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ों का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 11 जिले हैं। जो आपकी जानकारी में है, अब केवल बुंदेलखंड वो इलाका था जो सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और हर काल में अपने आप को हर दुश्मन के सामने डट करके सीना ठोक करके खड़ा है, जहाँ के लोगों ने अपने खून को पानी समान लड़ करके जान गंवाने में क्षण भर की देर नहीं की, लेकिन प्रकृति की मार के कारण से पूरा क्षेत्र गरीब था। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले, इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम ये सिंचाई करेंगे, जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर, ऐसे करके 8.11 लाख हेक्टेयर हमारी ये सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर उनके, अर्थात पूरा बुंदेलखंड इस पानी से सरसब्ज होगा। इसके अलावा पेयजल की सुविधा अलग मिलेगी। 25 तारीख के दिन माननीय मोदी जी ने इसमें आने की स्वीकृति दी है। हमारे लिए दोपहर 1 बजे इसका बड़ा भव्य आयोजन छतरपुर जिले में किया जाएगा। दूसरा, एक उसके पहले का 20 साल से लगभग एक पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये 3 नदियों का लिंक योजना का प्रस्ताव राजस्थान सरकार के साथ उलझा हुआ था। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ से भी आपत्तियां थी, राजस्थान को भी कुछ मंजूर नहीं था। जो भी कुछ कारण रहे होंगे, कुछ हमारी विरोधी विचारधारा की सरकारें थी, परस्पर होने के कारण से अटका रही थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये PKC योजना के तुरंत लागू होने से हमारा ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात श्योपुर से लगा करके आगर तक के ये जो हमारे 11 जिले हैं, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना, ये सारे जिले, तीनों नदियों के जुड़ने से इनकी पूरी स्थिति बदलने वाली है। और एक तरह से ये चंबल का हमारा जो बेल्ट है, अपनी पानी की उपलब्धता के कारण से न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि आबादी के क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक निवेश की दृष्टि से भी बहुत आदर्श क्षेत्र बनेगा।
तो मैं मान के चलता हूं कि इस नदी जोड़ो अभियान में हमने माननीय, आपको ध्यान में होगा, हमने मुख्यमंत्री को यहाँ आए भी थे, माननीय भजन लाल जी। हम वहाँ राजस्थान गए, माननीय पाटिल साहब जी के साथ बैठे, और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में मैं स्वयं जयपुर में जाकर के प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे दोनों राज्यों का एक तरह से सहमति देते हुए इस योजना पे आगे बढ़ते 70,000 करोड़ की इस नई परियोजना को भी प्रारंभ कराएंगे। उपलब्ध जलराशि के आधार पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बड़ा आश्चर्यजनक भी है, लेकिन ये ध्रुव सत्य है। मध्य प्रदेश जलराशि के मामले में, अब आमतौर पर जलराशि की बात करते तो हिमाचल दिखता है, हिमालय में हमको गंगा जी, यमुना जी, बड़ी बड़ी नदियां, उनकी जलराशि, लेकिन इस समग्र जलराशि की सभी नदियों का आकलन अगर करें, सोन से लेकर नर्मदा तक और बाकी सब नदियों को जोड़े, तो मध्य प्रदेश कम नहीं है, उनसे 21वां है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन अपनी नदियों की जलराशि का सही उपयोग कर ले तो इस दिशा में हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना और दिया है, हमने उस पर भी काम किया है। राज्यों से नदी जोड़ो, वो तो होना ही चाहिए, हाँ, लेकिन हमारा भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो अपने राज्य की अंदर की नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। तो राज्य के अंदर की नदी जोड़ो अभियान को हमने हाथ में लिया है, और इससे हमारी दोनों तरह की कठिनाइयों को देखा गया कि एक तरफ जैसे इंदौर से निकलने वाली कान नदी, जिसको कोई खान भी कहता, कान भी कहते हैं, खान नदी आमतौर पर छिपराजी में आकर के हमारे मूल नदी के धारा को प्रभावित करती है। उसमें इंदौर का कई बार ये जो सीवर का पानी वगैरह मिलता है तो उज्जैन का पानी गंदा हो जाता है। तो ऐसे में इस नदी को उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक डक्ट के माध्यम से पूरी की पूरी नदी पलटा करके गंभीर नदी की डाउन स्ट्रीम है, ऊपर में हमारा डैम बना तो वो नीचे पूरी खाली जगह है, तो ये पानी पूरा वहाँ शिफ्ट करते हुए और उद्योगों को भी देंगे शुद्ध करके। और ये जो हमारी लगभग 1980 के बाद से हमारे हर कुंभ में हमने छिपराजी के जल से स्नान नहीं करा पाए, क्योंकि हमारी वर्षा गर्मी में सिंहस्थ आता है। 80 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 92 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 2004 का सिंहस्थ हमने गंभीर नदी से कराया, 2016 में गंभीर भी कम पड़ गया तो नर्मदा जी से कराया। तो साधु संतों सहित सबकी मांग रहती थी कि हम स्नान करने छिपराजी में आते और छिपराजी का जल नहीं मिलता है। मुझे इस बात का संतोष है, हम वो अपना जो अशुद्ध पानी अलग करके न केवल छिपराजी का पानी के संग्रह की हमने योजना बनाई कि वर्षा जल को संग्रहित करके ये भी अच्छा प्रयोग पहली बार कर रहे हैं। सवरखेड़ी डैम के आधार पर वर्षा का पानी छिपराजी का संग्रहित करेंगे, लेकिन वहां डैम बनाते तो बड़े पैमाने पे इंदौर और उज्जैन के गांव कई डूबते, तो हमने उससे बचाने के लिए वर्षा का पानी के लिए बरसात में ही पंप लगा करके सिलारखड़ी डैम में पूरा एक बड़ा टैंक, बड़ा तालाब स्टोरेज के रूप में काम आएगा। ये पानी हमारी बिजली से हम संग्रहित करेंगे और उसके बाद फिर ग्रेविटी के माध्यम से सने सने उसको छोड़ करके पूरे साल, केवल सिंहस्थ में नहीं, पूरे साल छिपराजी का जल मिलेगा, ताकि ये जो सबकी भावना का सम्मान भी हो, वो सच्चे अर्थों में उज्जैन की इस भाव के आधार पर कि हम अपने धार्मिक स्थलों पर जो मन की भावना रहती है उस पर काम करते हैं। लेकिन और ऐसे गरीब कल्याण के काम आपने ध्यान दिया होगा। घायल गाय माता के लिए हाइड्रोलिक केटल लिफ्टिंग वाहन हमने दिया है, जिसमें प्रति 50 किलोमीटर पे वाहन गो एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि कोई घायल, बीमार या कोई कारण से गौ माता रहे तो उसके जीवन में भी बदलाव लाए। टाइगर रिजर्व की तो बात ही क्या, कल का हमने 1 साल उन्हीं के नाम पे किया है। जब हमारा दिन में जब रातापानी टाइगर रिजर्व के समय हमारे रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद के मित्रों के साथ दिन में हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें रातापानी टाइगर रिजर्व बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ये टाइगर रिजर्व का बनते ही आज हमारी देश की एकमात्र राजधानी हो जाएगी, जो सबसे एक तरह से ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही आ गई, समझ लो। इतने नज़दीक पूरे देश में कोई राजधानी नहीं। मुझे इस बात का संतोष है, हमने इस पे भी काम किया है। और इसके बाद ये 8वां टाइगर रिजर्व बना और 9वां हमारा माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसकी भारत सरकार ने औपचारिकता कर दी है। हमारा भी अधिसूचना जारी हुई है, एक थोड़ी प्रोसेस बची है, तो इसी 15-20 दिन में एक बड़ी चीज़ हो जाएगी। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। अब स्थायी रूप से हाथी भी हमारे यहाँ बस गए। हाथी के बसने से हमारे राज्य में कुछ चुनौतियां भी आई है, कुछ हमको सीखने को भी मिल रहा है, कुछ हमको भी इसके लायक, क्योंकि लगभग 100 साल पहले तक हाथी रहते थे, लेकिन आज की स्थिति में 100 के आसपास हाथी हमारे पास आ गए
और वो जा नहीं रहे, और जाना के साथ हमको उनके जैसे टाइगर बस रहे, टाइगर के रिजर्व पार्क बना रहा है, ऐसे हाथियों के लिए भी स्थायी रूप से हमको प्लान करना है। इसलिए समान रूप से हमने सभी राज्यों में जहाँ हाथी है वहाँ के फॉरेस्ट और बाकी चीज़ों का अनुभव क्या है, तो अधिकारियों को भेज करके हम उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। मैं स्वयं भी जनवरी में काजीरंगा जो असम का पार्क है, मैं वहाँ खुद जाने वाला, मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है कि हम एक ठोस समाधान निकालें ताकि ये जो मानव और हमारे हाथियों के संघर्ष ये कम से कम हो सके, और कुल मिलाकर के स्थायी रूप से हम इनको बसाएंगे तो इन व्यवस्थाओं पे आने वाले समय में इनकी संख्या भी बढ़ेगी। हो सकता है अभी 2 बांधवगढ़ और ईडन टाइगर पार्क पे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने रेस्क्यू सेंटर बढ़ाने का निर्णय किया कि हमारे हर संभाग में जहाँ हमारे रिजर्व पार्क है उनके आसपास में हम रेस्क्यू सेंटर भी बढ़ाएंगे ताकि इनकी कोई कष्ट आता है तो उसका इलाज भी समाधानकारी हो, और कुल मिलाकर के हमारी जो वन्य जीवों के प्रति भावना, उस भावना में हमारी सद्भावना और ये खासकर संवेदना भी जुड़ी दिखाई दे। कानून व्यवस्था को लेकर के पहली बार वारंट और सम्मन तामील करने के लिए ई वारंट की बात कही। डिजिटल अरेस्ट के मसले तो आपने देखा ही है कि हमारी सरकार के माध्यम से हमने साइबर तहसील से नीचे थानों तक डेस्क चालू की है, और ये बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम इस पे चरणबद्ध रूप से इसका समाधान करने जा रहे हैं। विभिन्न 22,000 से ज्यादा थानों की सीमाएं बदली है। ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ कि थानों की इतनी बड़ी बड़ी सीमाएं थी जिसका युक्तियुक्तकरण हमने सबसे मिलकर करने का प्रयास किया, और इसी का एक चरण हमने ये अपने जिलों की संभाग की पुनर्सीमा के लिए आयोग बनाया है, जो हमारे सभी जिलों की युक्तियुक्तकरण के आधार पर इनकी सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन का काम करेगा ताकि कानून व्यवस्था सहित सभी विकास के मामलों में भी प्रशासनिक दक्षता से काम हो सके। सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात मेरी हो चुकी है, लगभग ये हमारा अभी मैं आज भी जा ही रहा हूँ सीधा अलीराजपुर जैसे क्षेत्र में भी एक बड़ा आज हमारा नई परियोजना का हम भूमि पूजन करेंगे। अब 4,197 करोड़ का जावद नीमच ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, आमतौर पे चंबल से चंबल का हमको लाभ नहीं मिलता मंदसौर नीमच को, लेकिन अपने बूंद का एक एक जल की एक एक बूंद का लाभ मिले किसानों को, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो ये प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, और अभी तक नर्मदा जी के माध्यम से लाभ मिला था। अब हमारा ये जो चंबल और ये जो बुंदेलखंड का बेल्ट है, कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश के अंदर सभी बड़ी बड़ी जल राशियों का उपयोग बेहतर से बेहतर कर ले। आध्यात्मिक नगरी को लेकर के विश्व का सबसे बड़ा मेला वहाँ कुंभ प्रवेश करता है वृश्चिक राशि में, इसलिए कुंभ होता है। हमारे यहाँ सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं, इसलिए सिंहस्थ होता है। लेकिन ये विश्व के सबसे बड़े मेले, और सबसे बड़े मेले तो इसके लिए हमारी जवाबदारी भी उतनी बढ़ जाती। ऐसे में इन मेलों की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की 2 दिन पहले, उन्होंने कहा तुरंत आप अपने दल भी भिजवाओ प्रयागराज में भी, और सारे बड़े बड़े प्रबंधन सारे तुरंत प्रारंभ करो। ये अपने प्रदेश की बड़ी गरिमा का स्थान है, और उज्जैन तो वो स्थान है जहां अब हमारे पास प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा अपने धार्मिक पर्यटन के लोग आ रहे हैं। एक साल में सबसे ज़्यादा देश में धार्मिक पर्यटक आने वाला स्थान अब हमारा मध्य प्रदेश और उज्जैन बना है। तो ऐसे में इनका प्रबंधन पूरे साल करने की जरूरत, बहुत सारे काम उस पर हम कर रहे हैं। इसका टास्क फोर्स बना दिया है, प्लान बना दिया है। हरिद्वार की तर्ज पर स्थायी रूप से साधु संतों को बसने के लिए हम खुद भूखंड देंगे ताकि टेम्परेरी रूप का जो झंझट रहता है वो खत्म हो जाए। अपने सत्यमित्रानंद जी ने तो सालों पहले हरिद्वार में कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया, वो 8 मंजिल, कितने मंजिल है ना, कितना भव्य बना, कितने साल पहले बनाया। तो हमने कहा जब वहां बन सकता, हरिद्वार में भी तो कुंभ होता है, तो उज्जैन में क्यों नहीं बन सकता। और उज्जैन में भी सभी साधु संतों स्थायी, इतना आनंद के साथ सभी साधु संतों ने स्वागत किया है, सब आने को तैयार है। हमने प्राधिकरण को बोल दिया कि एक बड़ी योजना बनाए और सारे लोगों का ये स्थायी समाधान करे। पर्यटन के लिए हमने कहा कि हमारा भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बड़ा है, तो आवागमन के लिए हमारी अपनी वायु सेवा होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा प्रारंभ करने के बलबूते पर पहले तो ये हमने शुरुआत की थी तो हमको बड़ा आश्चर्य भी लगा। आजकल सब लोग वायुयान से ऐसा सफर करना चाहते कि पर्यटन विभाग ने जब लॉन्च की तो इंदौर से उज्जैन भी लोग विमान से आ रहे थे। तो हमने कहा ये इंदौर से उज्जैन आ रहा हो, 90% ऑक्यूपेंसी जा रही, लेकिन हमारे पास इतने विमान नहीं है। तो हमने धीरे से उसको बंद किया कि इंदौर उज्जैन तो चलेगा, इंदौर भोपाल भी छोड़ो, लेकिन सिंगरौली भोपाल चलेगा। हमने पहले शुरू में किया तो ये सर्किट बहुत काम कर रहा है, लेकिन अब बदलते हमने कहा जो दूर वाले हैं पहले प्रोजेक्ट से रीवा भोपाल, जबलपुर भोपाल, सिंगरौली भोपाल, ऐसे नए रूट बनाए
और मुझे संतोष है इस बात का कि इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन धार्मिक पर्यटन के केंद्र के साथ टूरिज्म स्पॉट पे भी ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस भी मांग रहे हैं लोग, और हम इस पे भी आगे बढ़ रहे हैं कि हम अलग केवल केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नहीं, हमारे प्रदेश के अंदर भी लोग अपने हेलीकॉप्टर से भी अपने समय की बचत करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर पर्यटन बढ़ा करके लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाना, ऐसे कई चीज हम कर रहे हैं। लेकिन अशोकनगर की चंदेरी के अपने जो वहाँ की साड़ी का जो महत्व है, पर्यटन की नगरी हमारी महेश्वर में अहिल्या माता के यहाँ पे, इसलिए हमने अपने इन स्थानों को भी रेखांकित करते हुए पर्यटन के केंद्र पर बाकी चीजें भी है उसको पूरा जोड़ करके काम कर रहे हैं। अधोसंरचना के काम तो इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, कहने के लिए इंदौर मनमाड़ है, अब इंदौर से मनमाड़ मतलब इसको समझने की देर है। हमने इसको विस्तृत परिप्रेक्ष्य में सोचा, इसलिए मेरे अपने विभाग में भी एक रेलवे के अपने स्पेशल काम करने के लिए हम OSD ला रहे हैं, ताकि रेलवे के माध्यम से नई रेल लाइन भी प्रस्तावित करें। और आप अंदाज लगा लो, इंदौर मनमाड़ मतलब इंदौर मुंबई की नया ट्रैक बनने वाला है। ये लगभग हमारा 18,036 करोड़ का माननीय मोदी जी के माध्यम से ये 309 किलोमीटर का इतना बड़ा ये अपना प्रोजेक्ट बनेगा। इसके माध्यम से जो अभी तक हमारा दिल्ली बम्बई कॉरिडोर है, इसमें इंदौर के माध्यम से बम्बई जाएंगे तो 4 घंटे की बचत होगी, लगभग 250 किलोमीटर बचेगा। और ये जैसे मुरैना दिल्ली के रास्ते से जो बम्बई जाता है, वो मुरैना से वापस ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से इटारसी, इटारसी से खंडवा और फिर घुसता है। अब इसकी जरूरत नहीं, जिसको सीधा मुंबई जाना है वो सीधा अगर मुरैना के पास से ग्वालियर से ही सीधा राजगढ़ के रास्ते से इंदौर आ जाए और इंदौर से सीधा वो बम्बई चले जाए, तो ये जो कंटेनर लेकर के जो व्यापारिक मालगाड़ियाँ वगैरह दूसरी चीज़ें हैं, तो ये पूरा बेल्ट भी कवर करेगा। तो हमने प्लान बनाया कि ये रेल लाइन जो अभी थोड़ा जहाँ हमारे पास औद्योगिकरण की काफ़ी गुंजाइश है, राजगढ़, गुना, अशोकनगर या उज्जैन, इंदौर से होते हुए, तो ये पूरे रेल ट्रैक का लाभ लेंगे। इसी प्रकार से जो इंदौर से दिल्ली से आने वाला नागदा से जो गुजरात होके बम्बई जाती है, उसको भी इंदौर के ट्रैक से जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक रेल लाइन का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए कैसे क्या हो सकता है। इसी प्रकार से मेट्रो ट्रेन के बारे में भी बात की, लेकिन वंदे मेट्रो की बात भी कर रहे हैं। जो बड़ी रेल लाइन है वंदे मेट्रो और मेट्रो में अंतर ये है, मेट्रो की स्पीड केवल 80 किलोमीटर की होती और वंदे मेट्रो की स्पीड 160 की होती। वंदे मेट्रो ऑलरेडी ब्रॉडगेज पे चल जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ उपलब्ध है वहाँ हम वंदे मेट्रो को लाएं, जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये पूरा एक सर्किल बन सकता है। हमारे रेल ट्रैक बने हुए भी, तो छोटा सा वंदे मेट्रो का ट्रैक तो करेंगे, लेकिन बड़ा ट्रैक हम रेलवे मंत्री के साथ करने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े और दूसरे बहुत सारी प्रकार की बात सोच रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जिस प्रकार से हम प्लान कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, हमारे अपने रेलवे स्टेशन के लिए, विंध्य क्षेत्र में 6ठा एयरपोर्ट मिला है, ये इसकी बधाई। ग्वालियर में सबसे कम समय में एयरपोर्ट बना, इसका भी बड़ा एक तरह से मध्य प्रदेश को लाभ मिला माननीय मोदी जी के माध्यम से। केंद्रीय योजनाओं में लगातार हम आगे बढ़े। हमने तय किया सरकार बनने के बाद कि हमारी अर्थव्यवस्था 5 साल में डबल होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार से सारे काम को हाथ में लिया है कि निश्चित रूप से 5 साल के अंदर हमारा ये बड़ा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं अभी 1 लाख अस्थायी कृषि पंपों की, लेकिन आने वाले समय में जो 40 लाख किसान हमारे पास है, 40 लाख ही किसानों को क्रमशः 4 साल के अंदर सबको परमानेंट सोलर पंप देने का हम निर्णय कर रहे हैं। इससे 2 काम होंगे। एक बड़ा काम हमारे अपने बजट पे भी लाभ का मिलेगा। लगभग 15,000 की सब्सिडी हमको हर बार किसान को जो देना पड़ती है, उस किसानों की देने वाली सब्सिडी का प्रश्न नहीं है, हमारे को ये समय के साथ बढ़ती जाएगी। आज 15,000 है, 4 साल बाद ये 20,000 होगी, फिर 25,000 होगी। उधर किसानों को भी दिक्कत आती है, हम अपनी लाइन खींचेंगे दूसरी, लेकिन अगर बिजली भगवान ने सूर्य देवता दिया है, वो अपने पंप लगा करके अपनी बिजली ले ले, तो वह अपनी खुद की बिजली उत्पन्न करे और खुद की किसानी में ले, 1 पैसा नहीं लगेगा उसका। सारे किसान इस पे खुश है और मांग भी रहे कि सोलर पंप हमको दे दो। जैसे ही सोलर पंप देते तो टोले, मजरा, छोटे छोटे गांव, अंदर तक बड़े पैमाने पर बिजली का हमारा एक काम खत्म होगा। इसी प्रकार से कुसुम 3 योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में भी छत पे भी हम बिजली के पंप देना चाह रहे हैं, सोलर पंप, ताकि इसके आधार पर अपने घरों के अंदर भी लोग अपनी बिजली उत्पन्न करें। कुल मिलाकर 10,000 से 11,000 करोड़ का उस पर भी फटका पड़ता। ये दोनों मिला लें तो 25,000 करोड़ आसपास हमको बजट में ये देना पड़ता है। एक एक करके सारे विभागों से इस तरह से जो हम पे अनावश्यक खर्चे हैं इसको कम करते हैं और इनको जनहितैषी विकास की योजना में पैसा लगाएंगे।
तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें कही है, बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे भी यहाँ के बाद अभी अलीराजपुर जाना बाकी है, 4 पन्ने बाकी है। मुझे लगता है कि भैया इतने आप दे देना है। अरे बहुत सारा हो जाएगा, हम अपनी सीधी बात कर ले। हाँ एक मिनट जरा, एक विषय छूटिए, 1 मिनट। अरे वो मेरे अब इतने सारे आइटम में वो एक रह गया। एक हमारा 11 तारीख से लगा करके जन कल्याण पर्व का एक पखवाड़ा हम अपने इन व्यवस्थाओं के आधार पर रोज जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें रोज नई सौगात भी मिलेगी। और हमारा जैसे कल राता पानी का मिलेगा, आज हमने फ्रीगंज का ब्रिज दिया है। हाँ, और एक हमने 40 दिन की योजना बनाई कि हमारे ये इवेंट के कार्यक्रम के साथ साथ जनहितैषी योजनाओं के जनता को लाभ कैसे मिले। तो 76 प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राही कोई गांव में बैठे, मोहल्ले में बैठे, वार्ड में बैठे, तो सारी की सारी सरकार के सारे लोग कलेक्टर के निर्देशन में ग्रामीण स्तर पर जिला पंचायत नोडल अधिकारी बनाया है, शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त को बनाया है। वो नीचे तक अपनी प्रत्येक घर तक जाकर के जो पात्र हितग्राही है उन योजनाओं को लेकर के वहां तक जाएंगे। जो जैसा पात्र है, मान लो किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आयुष्मान कार्ड बना देगा, कोई को हेल्थ की सुविधा दिलाना वो दिलवाएगा। ऐसे पात्र और सुपात्र को देखते हुए 40 दिन तक ये अपने डाटा भी जुटाएंगे। प्रतिदिन यहाँ कंट्रोल रूम बना करके उसकी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे और 2-2, 4-4 दिन बाद एक शिविर लगाकर जो पात्र हितग्राही है उनका निराकरण भी करते जाएंगे। और आखिरकार 26 जनवरी तक ये 40 दिन तक पूरा अभियान लगेगा, जिसके माध्यम में सरल शब्द में आपकी सरकार आपके द्वार ये नीचे तक ले जाने का कंसेप्ट है। क्योंकि जनता के हित का संकल्प कर लिया है तो जनता के हित जब तक जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये सारी बातें करने के लिए आज थोड़ा सा अभी इन सारी बातों का जी मैं आग्रह कर रहा हूं कि पहले माननीय मैं उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आभार व्यक्त कर दे, उसके बाद में प्रश्न आप एक आध दो पूछ लो, एक आध पूछ लो। मैं राजन जी से हाँ आभार व्यक्त कर एक मिनट अच्छा, ये कह रहे हैं कि कंप्लीट कर ले कार्यक्रम, आशीष जी कह रहे हैं कि उसके बाद फिर सवाल ये कर लिए। आदरणीय राजन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की विस्तृत पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सबको पिछले 1 वर्ष में, अरे आप लोग नीचे बैठो, पीछे वाले चैनल वाले जरा हमको दिक्कत, नीचे बैठ जाने चलो। पिछले 1 वर्ष में उनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं सुशासन की स्थापना के और विकास के कार्यों को गति देने का, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी 17 दिसंबर को भी और 25 दिसंबर को भी सिंचाई की उस योजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं जो अटल जी, जिनका जन शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिनका सपना था कि इस देश की गरीबी को समाप्त करना है तो हमें नदियों को जोड़ना पड़ेगा। और उनके जन शताब्दी वर्ष में ही इतना बड़ा काम के भूमि पूजन की स्थिति में पहुंचाने में जो सफलता प्राप्त की है मुख्यमंत्री जी ने, वो हरित क्रांति लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, बड़ी सफलता है। मैं उनको बधाई देता हूं। और औद्योगिक क्रांति के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करना, फिर विदेशों में जाके रोड शो करना, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की डेट तय करके प्रधानमंत्री जी को उसके लिए भी आमंत्रित करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की, इसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। और पर्यटन की क्रांति के लिए जो प्रयास हुए हैं उन्होंने विस्तृत यहाँ पर बताया है। और हम सब जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति और पर्यटन की क्रांति हो जाए तो गरीबी और बेरोजगारी दूरबीन लेके ढूंढने में भी फिर नहीं मिलती है। इसलिए 1 वर्ष का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का रहा है वो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब इतनी बड़ी संख्या में कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में जो खचाखच भरा हुआ है, सब ने समय निकाल के इसमें हिस्सेदारी की है, इसके लिए आप सबको मैं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।